बुजुर्ग पति पत्नी जो कि एक चौराहे पर खड़े होकर भीख मांग रहे हैं, लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि कोई उनकी मदद कर दे, लेकिन वहां पर कोई भी उनकी नहीं सुनता है। वो दोनों थोड़ी देर तक वहां पर भीख मांगते रहते हैं और फिर थक हार कर एक छोटी सी बाउंड्री पर बैठ जाते हैं। तभी अचानक से वहां पर एक बहुत बड़ी कार आकर रुकती है, जिस कार में से एक लड़का उतरता है, जिस लड़के ने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे थे। और उतरने के बाद वह सीधा उन दोनों के पास चला जाता है। वहां जाने के बाद कहने लगता है कि माँ बाबूजी आप लोग यहाँ पर कैसे। अब इस बात को सुनकर बुजुर्ग दंपति पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये कौन है और हमसे माँ बाबूजी क्यों कह रहा है। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है पूछने लगता है कि बेटा तुम कौन हो और हमसे माँ बाबूजी क्यों कह रहे हो। तो उसके बाद जो लड़का होता है वह उनसे कहता है कि मेरा नाम विक्रम है। अब इस नाम को सुनते ही दोनों पति पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और झट से वह उस लड़के को गले से लगा लेते हैं। कौन था वह लड़का और किस वजह से वो लोग वहां पर भीख मांग रहे थे, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के एक शहर के अंदर पति पत्नी रहा करते हैं। पति जिसका नाम जगदीश है और पत्नी का नाम गंगा है। गंगा और जगदीश का एक बेटा है जिसका नाम योगेश है और योगेश की शादी भी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं। योगेश पढ़ लिख कर नौकरी लग चुका है और अपने बच्चों का भरण पोषण आराम से कर रहा है। माता पिता घर के अंदर रहा करते हैं और कोई भी काम वो नहीं किया करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो योगेश की पत्नी होती है वह योगेश को उसके माता पिता के खिलाफ काफी ज्यादा भड़का दिया करती है और उसकी बात को सुनकर योगेश कभी कभी अपने माता पिता से चिल्ला जाया करता है। कई बार तो ऐसी कहा सुनी हो गई थी कि अड़ोसी पड़ोसी उन्हें समझाने के लिए आते हैं, लेकिन योगेश और लोगों को भी गालियां दे दिया करता है और वो लोग वहां से चुपचाप वापस लौट जाते हैं। ऐसे ही एक दिन शाम के समय पति पत्नी जब खाने की टेबल पर बैठे हुए थे और खाना खाने ही वाले थे, उसी दौरान योगेश ड्यूटी से वापस लौटता है और उसको उसकी पत्नी ने फोन पर बुरी तरह से भड़का दिया था उसके माता पिता के खिलाफ। और जैसे ही योगेश घर के अंदर आता है तो माता पिता पहला ही निवाला अपने मुंह में डालने वाले थे, लेकिन योगेश घर के अंदर आते ही उन पर चीखने चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम लोगों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, क्या करके मानोगे, क्या मुझे चैन से जीने दोगे या नहीं जीने दोगे। दिन भर मैं काम करता हूं, ऊपर से तुम्हारी बात सुनने को मिलती है और मैं इस तरह से अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर सकता। मैं तुम्हें इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा और तुम्हें इस घर से निकलना होगा, क्योंकि तुमने मेरा और मेरे परिवार का जीना हराम कर दिया है। एक तो मैं तुम्हें खाने के लिए खाना दे रहा हूं, रहने के लिए घर दे रहा हूं, ऊपर से तुम लोगों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। अब इस बात को सुनकर जो पिता जगदीश होते हैं, जिसके हाथ में खाना है और वह खाने ही वाले थे, वे एकदम से खाने को नीचे रखते हैं और अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर बेटा उनकी एक नहीं सुनता है और कह देता है कि तुम लोगों की वजह से अब मैं ज्यादा परेशान नहीं होने वाला और फौरन के फौरन मेरे घर से निकल जाओ। वहीं पर जो उस लड़के की माँ होती है योगेश की गंगा, वह भी कहने लगती है कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, हम तुम्हारे माता पिता हैं और अब इस बुढ़ापे की हालत में हम लोग कहाँ जाएंगे। तो वो कह देता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ जाओगे, लेकिन इस घर को फौरन से खाली कर दो। अगर तुम अपने आप जाते हो तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। इस बात को सुनकर योगेश की पत्नी भी वहीं पर आ गई थी और दूर खड़ी होकर यह सारा नजारा देख रही थी। योगेश को अपनी पत्नी को देखकर इन लोगों पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद जो योगेश होता है वो उन्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है और घर का दरवाजा बंद कर देता है। बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया था, माता पिता की आंखों में आंसू आ गए थे और वह घर की तरफ एकटक निहारते रहते हैं, क्योंकि ये वही घर है जो उम्मीदों से इन्होंने बनाया था। लेकिन बेटे ने उस जमीन पर लोन लेने के लिए उसे अपने नाम करा लिया था और उसके बाद अब बेटे ने उन्हें घर से बाहर ही निकाल दिया। उन लोगों की सारी कोशिशें कि बेटा उन्हें कैसे भी करके घर के अंदर रख ले, वो सारी फेल हो गई थी। और काफी देर तक जब उनका बेटा घर का दरवाजा नहीं खोलता है तो दोनों पति पत्नी भी वहां से जाने लगते हैं। आंखों में आंसू लेकर अड़ोसी पड़ोसियों के चेहरों को देखकर वह धीरे धीरे उस कॉलोनी से बाहर निकलते हैं जिस कॉलोनी में उनके बेटे का घर था और सामने मेन रोड पर पहुंच जाते हैं। दोनों पति पत्नी जिनके पैरों में चप्पल भी नहीं है, ना ही कोई सामान है, बस जो कपड़े उन्होंने पहन रखे थे उन्हीं कपड़ों के साथ वह घर से बाहर निकल गए थे। एक दूसरे की तरफ देखते हुए बहुत कुछ मन के अंदर सोच रहे हैं और उस सड़क पर चले जा रहे हैं। पति पत्नी को काफी ज्यादा भूख लगी है, क्योंकि जगदीश जी को शुगर की बीमारी है और शुगर के पेशेंट को अचानक से बहुत तेज भूख लगा करती है। इधर उनकी पत्नी की भी बीपी की दवाई चली हुई है। इसी वजह से जो जगदीश जी होते हैं वह इधर उधर कोई ऐसा जगह देखने लगते हैं जहां पर उसे खाने के लिए कुछ मिल जाए, क्योंकि उनके पत्नी के पास उनकी दवाई है और वो दवाई उन्हें लेनी है। इसी वजह से जो पति पत्नी होते हैं उन्हें एक ढाबा दिखाई देता है और दोनों पति पत्नी धीरे धीरे कदमों से उस ढाबे के अंदर जाने लगते हैं।
जैसे ही वो ढाबे के अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर जो ढाबे का मालिक होता है उसको इशारा करके अपनी तरफ बुलाते हैं। बुलाने के बाद जगदीश जी, जिनको ये बात कहने में काफ़ी ज़्यादा जोर पड़ रहा था, वह कहते हैं कि बेटा देखो, हमारे पास पैसे नहीं हैं, अगर आपके पास खाना हो तो हमें खाना दे दीजिए, बदले में हम आपके बर्तन साफ कर देंगे। अब इस बात को जैसे ही वो ढाबे का मालिक सुनता है तो उसे यह बात बड़ी अटपटी लगती है और वो कहने लगता है कि बाबूजी, अगर आपको भूख लगी है तो मैं बिना पैसों के आपको खाना खिला दूंगा, लेकिन आपको बर्तन साफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा कहकर जो ढाबे का मालिक होता है उनको वहीं पर बैठने के लिए कहता है और वेटर को आदेश देता है कि अच्छे से गर्मा गर्म खाना इन्हें पूछकर जैसे ये खाना चाहें वैसा खाना इनके लिए लगा दो और इनसे कोई भी बिल नहीं लेना है। ऐसा कहकर मालिक तो वहां से चला गया था और वेटर ने उनके लिए खाना लगा दिया था। दोनों पति पत्नी बैठकर खाना खाने लगते हैं और यहाँ पर और जो व्यक्ति खाना खाने हुए होटल में आए थे वह सभी उनकी तरफ अजीब निगाह से देख रहे थे क्योंकि सभी को पता था ये दोनों काफी ज्यादा लाचार है। इसके बाद जब पति पत्नी खाना खा लेते हैं तो वहां पर होटल के मालिक को ढूंढने लगते हैं, लेकिन होटल का मालिक फिलहाल कहीं चला गया था और वह उन्हें नहीं मिलता है। वो दोनों वहां से चुपचाप बाहर निकल आते हैं और वेटर ने भी उनसे पैसे बिल्कुल भी नहीं मांगे थे। पति पत्नी ढाबे से बाहर निकल गए थे और अब इधर उधर कोई ऐसी जगह ढूंढने लगते हैं जहां पर उनका गुजारा हो जाए और उनको रात बिताने के लिए छत मिल जाए। यही सोचकर वह इधर उधर घूमते हैं और घूमते घूमते एक मंदिर के सामने जाकर जगदीश जी रुक जाते हैं क्योंकि उस मंदिर में एक बरामदा बना हुआ था और वह बरामदा पूरी तरह से खाली था। तो जगदीश जी अपनी पत्नी को लेकर उस मंदिर की तरफ बढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि भाग्यवान, अब तो यहीं पर रात गुजारनी पड़ेगी क्योंकि बेटे ने तो घर से निकाल दिया है, खाने का इंतजाम तो हो गया और रुकने का इंतजाम यहीं पर हो जाएगा। जगदीश जी अपनी पत्नी गंगा के साथ आज रात उस बरामदे में निकालते हैं और इसके बाद जगदीश जी अपनी पत्नी के साथ वहीं पर इधर उधर भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने कई जगह काम करने की भी कोशिश की थी लेकिन उन्हें कहीं भी काम नहीं मिला था। रोड किनारे एक छोटा सा झोपड़ा बनाकर वे उसके अंदर रहा करते और वहीं पर भीख मांगकर अपना गुजारा किया करते। अपने बेटे के बारे में सोच सोचकर वे काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि जिस बेटे को छाती से लगाकर पाला, पोसा, बड़ा किया, उसकी शादी करवाई और उसके बच्चों की देखरेख की, उसने एक झटके में ही हमें घर से बाहर निकाल दिया और बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि माता पिता कहां जाएंगे। इस बात को सोचकर कभी कभी पति पत्नी रो लिया करते हैं और एक दिन अचानक से जब पति पत्नी चौराहे पर लोगों से भीख मांग रहे थे और काफी देर भीख मांगने के बाद भी जब उन्हें कोई भीख नहीं मिलती है तो वह पास ही के एक बाउंड्री पर जाकर बैठ जाते हैं और वहां पर बैठकर थोड़ी देर रेस्ट करने लगते हैं कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद कुछ पैसे मांगेंगे जिससे हमारे खाने पीने का इंतजाम हो जाए। लेकिन तभी वहीं पर एक बहुत बड़ी कार, जो कार वाला काफी देर से उन लोगों को देख रहा था और देखने के बाद जब वो बुजुर्ग व्यक्ति बैठ जाते हैं तो वहां पर आकर अपनी गाड़ी को रोकता है और उतरने के बाद उनकी तरफ बढ़ने लगता है। इस कार के अंदर एक जवान लड़का था जिसकी उम्र 27 से 28 साल रही होगी और उसने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे थे। वह सीधा बुजुर्ग दंपति की तरफ बढ़ने लगता है और यहाँ पर जो बुजुर्ग दंपति होते हैं वह भी उन्हें देख लेते हैं। इसके बाद जैसे वो व्यक्ति उनके पास पहुंचता है तो एकदम से बुजुर्ग दंपति उसके सामने हाथ फैला देते हैं, लेकिन जैसे इन दोनों का हाथ फैला हुआ वह व्यक्ति देखता है तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहने लगता है कि माँ बाबूजी, आप यहाँ पर इस हालत में कैसे। अब इस बात को सुनकर जगदीश जी और उनकी पत्नी गंगा पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये हमें कैसे जानता है और कौन है ये हमसे माँ बाबूजी क्यों कह रहा है। तो उसके बाद वो लोग कहने लगते हैं कि बेटा तुम कौन हो और हम तुम्हारे माँ बाबूजी कैसे हुए। तो उसके बाद यहाँ पर जो व्यक्ति होता है जो आया था और जिसके सामने इन्होंने हाथ फैलाए थे वह कहने लगता है कि माँ बाबूजी, मेरा नाम विक्रम है। अब जैसे दोनों पति पत्नी इस नाम को सुनते हैं तो एकदम से पूरी तरह से फ्लैशबैक में चले जाते हैं और आज से लगभग 15 साल पहले की कुछ बातें उन्हें याद आने लगती हैं। विक्रम, जो कि जगदीश जी का सौतेला बेटा था, उसको उन्होंने बचपन में एक छोटी सी गलती की वजह से घर से निकाल दिया था चोरी का इल्जाम लगाकर, लेकिन आज वो लड़का काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, उसके पास बड़ी गाड़ी है और अच्छे खासे कोट पैंट है। इस बात को सोचकर जगदीश जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर जो गंगा देवी होती है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। जब यहाँ पर विक्रम अपने माता पिता को रोता हुआ देखता है तो एकदम से वो उन्हें गले से लगा लेता है और कहता है कि माँ बाबूजी, अब बहुत हो गया, अब आपको ऐसे नहीं रहना है, चलिए आप मेरे साथ, क्योंकि मैंने भी एक छोटा सा घर बनाया है और उस घर के अंदर माता पिता की कमी हमें हमेशा खला करती है।
इस बात को सुनकर जो माता पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा हमने तो तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया था, फिर तू हमें अपने साथ क्यों ले जा रहा है। इस बात को सुनकर जो विक्रम होता है वो कहने लगता है कि माँ बाबू जी आप मेरे माता पिता हो, आपने मेरे साथ चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि आपको इस तरह की जिंदगी बिल्कुल ना जीने दूं। और मैं तो खड़ा होकर देख रहा था क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन जब पूरी तरह से श्योर हो गया तो उसके बाद ही आप लोगों के पास आया हूं। मुझे नहीं पता था कि आपकी हालत ऐसी है, वरना कब का मैं आपको अपने साथ ले गया होता। इसके बाद जो विक्रम के माता पिता होते हैं यानी कि जगदीश जी और गंगा जी, वो दोनों के दोनों इस बात को सुनकर उसके साथ चलने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन वो उससे कहते हैं कि बेटा उससे पहले हमारा छोटा मोटा सामान है उसको हमें ले लेने दो। इसके बाद जो विक्रम होता है वह उन्हें अपने साथ गाड़ी में बैठाता है और वहां से वो लोग मंदिर के पास बनी हुई उस छोटी सी झोपड़ी में जाते हैं जहां पर जगदीश जी और गंगा देवी रहा करते थे। और जैसे विक्रम इस झोपड़ी को देखता है और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो उनका सामान अपने साथ लेता है और वहां से उन लोगों को अपने साथ लेकर वहां पर पहुंच जाता है जहां पर उसका छोटा सा सरकारी घर था जो कि सरकार की तरफ से उसे मिला था। दरअसल ये जो विक्रम है इसको 13 साल की उम्र में जगदीश जी और गंगा जी ने अपने घर से निकाल दिया था। और विक्रम जगदीश जी का सगा बेटा नहीं था, क्योंकि जगदीश जी का एक दोस्त था जिस दोस्त की जवानी में ही मौत हो गई थी और उनका एक बेटा रह गया था। बेटा और पत्नी दोनों रह गए थे, लेकिन वो जगदीश जी का खास मित्र था, तो इसी वजह से यहाँ पर जगदीश जी ने बेटा और पत्नी दोनों को अपना लिया था और अपने बेटे की तरह विक्रम को रखने लगा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ यहाँ पर जो जगदीश जी होते हैं उनको गंगा से एक अपना बेटा हो जाता है जिसका नाम उन्होंने योगेश रखा था। और योगेश और विक्रम एक साथ मिलकर बड़े होने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही विक्रम होता है वह 13 साल का होता है, तब तक जगदीश जी के दिमाग में उनके लिए काफी ज्यादा नफरत भर चुकी थी। और एक दिन एक छोटी सी बात को लेकर जगदीश जी इतने गर्म हो जाते हैं कि उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर जो विक्रम होता है वह अपने पिता की तरफ देखता हुआ घर से बाहर चला जाता है, क्योंकि उसे आशा थी कि उसके पिता उसे बुला लेंगे, लेकिन पिता ने उसे नहीं बुलाया था। इसके बावजूद भी विक्रम ने अपने पिता को अपने पास वापस बुला लिया। यहाँ पर आकर जैसे वो घर के अंदर जाते हैं तो वहां पर विक्रम की जो पत्नी होती है जिसका नाम सुमन होता है वह उन्हें घर के अंदर मिलती है। और जैसे विक्रम की पत्नी जगदीश जी और गंगा को देखती है तो एकदम से आकर उनके पैर छूती है और कहती है कि माँ बाबू जी अब आप आ गए हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, हमारा इस घर के अंदर मन नहीं लगा करता। क्योंकि यहाँ पर जो विक्रम की पत्नी है सुमन, वह भी पूरी तरह से अनाथ है और उसे भी माता पिता का प्यार खला करता है। इसके बाद जगदीश जी उस घर के अंदर रहने लगते हैं। विक्रम और उसकी पत्नी सुमन उनका अच्छे से ख्याल रखा करते हैं और कभी कभार वो इन बातों को सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि उन्होंने विक्रम के साथ बहुत गलत किया था, लेकिन फिर भी विक्रम ने उनको एक अच्छी जिंदगी दी और उनका सहारा बना उस समय में जब उनका कोई भी सहारा नहीं था और उन्हें बीमारियों ने घेर रखा था। विक्रम टाइम टू टाइम इन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया करता और इनकी बीमारियों का इलाज करवाया करता और साथ में सुबह शाम दोनों पति पत्नी पासी के पार्क में घूमने के लिए भी जाया करते। विक्रम एक सरकारी अधिकारी है और उसकी पत्नी घर पर रहकर माता पिता की अच्छे से देखरेख किया करती है। विक्रम ने अपना एक घर बनवाया है, लेकिन अभी उसका कुछ काम बाकी है। विक्रम के माता पिता को उनके साथ रहते हुए तकरीबन 1 साल बीत जाता है और 1 साल बाद विक्रम उनकी पत्नी और उसके माता पिता को लेकर विक्रम उस घर पर चला जाता है जिसका काम अभी बाकी है। वैसे तो काम कंप्लीट हो गया है, केवल उसकी पेंटिंग होनी बाकी है और पेंटिंग का काम वहां पर चल रहा था। विक्रम अपने माँ बाबूजी को लेकर वहां पर उस घर को दिखाने के लिए चला जाता है, लेकिन वहां पर जाने के बाद जो वर्कर वहां पर पेंटिंग कर रहे थे उन्हीं में से एक वर्कर पर दोनों माता पिता की नजर जाती है और वे ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो सामने काम कर रहा था वह और कोई नहीं, उनका वही बेटा योगेश था जिसने उस रात उन्हें धक्के देकर वहां से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद माता पिता एकदम से खड़े रह जाते हैं। इधर जो योगेश होता है वह सीढ़ी पर चढ़कर कुछ काम कर रहा था और वह भी उनकी तरफ देखने लगता है। उन्हें देखते देखते योगेश की आंखों से आंसू आने लगते हैं। इधर विक्रम भी उन्हें देख लेता है कि यहाँ पर जो ये वर्कर है इन्हें देखकर फूट फूट कर रो रहा है। अब यह बात देखकर जो योगेश होता है वह झट से सीढ़ी से उतरता है और एकदम से जगदीश जी और गंगा जी के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है कि माँ बाबूजी मुझे माफ कर दो। जैसे ही वो उनसे माँ बाबूजी कहता है तो यहाँ पर जो विक्रम होता है वह समझ जाता है कि और कोई नहीं, उसका वही भाई योगेश है जिसके साथ बचपन में वो खेला कूदा करता था और वो लोग खुशियों के साथ जीवन व्यतीत किया करते थे। माता पिता इस बात को देखकर हैरान है कि ये तो अपनी पत्नी की बहुत सारी बात माना करता, अपने घर में रहा करता और इसके बच्चे भी थे, लेकिन आज ऐसे क्या जरूरत पड़ी जो ये इस तरह से रहा करता है। तो उसके बाद वह उससे पूछने लगे
लगते कि बेटा योगेश, तुम तो अच्छी तरह से रहा करते थे ना, जब तुमने हमें घर से निकाला था तो फिर ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें यहाँ पर ये वाला काम करना पड़ रहा है। तो जो योगेश होता है वह अपनी पूरी कहानी उन्हें बताने लगता है। कहता है कि माँ बाबूजी, अपनी पत्नी के कहे में चलकर मैंने आपके साथ बहुत गलत किया था और उसी गलती की सजा ऊपर वाले ने मुझे दी है। मेरी पत्नी ने मेरा घर तो पहले ही अपने नाम करा लिया था और उसके बाद एक दिन मुझे धोखा देकर चली गई और पीछे से बच्चे रह गए। उन बच्चों का भरण पोषण करने के लिए अगर मैं नौकरी करता तो नौकरी से ये काम करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता और कुछ दिन तो मैंने ऐसे ही काम किया था, लेकिन पत्नी के जाने का गम, साथ में आप लोगों से बिछड़ने का गम और ऊपर से अब घर की जिम्मेवारी पूरी की पूरी मुझे निभानी थी, तो इसी वजह से मैं अपनी जिम्मेवारियों को नहीं निभा पाया और शराब के नशे में चूर रहने लगा। कुछ दिनों तक मैंने शराब पी, लेकिन जब एक दिन बच्चे भूख से तड़प रहे थे तो उसके बाद मुझे ख्याल आया कि मुझे बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। इसी वजह से मैंने इस तरह के काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इस काम में जब भी मन करे जब मैं छुट्टी कर सकता हूँ और अपने बच्चों की देखरेख भी कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर माता पिता को भी ये बात बड़ी बुरी लगती है और फिर वो उनका बेटा था तो वे सोच तो रहे थे कि इसको भी अपने साथ ले चले, अपने साथ ही रख लेंगे, लेकिन यहाँ पर वे विक्रम से ये बात कह नहीं पाते हैं क्योंकि उन्होंने विक्रम के साथ पहले ही बहुत गलत किया था और वो उन्हें अपने साथ रख रहा है। ऐसा सोचकर वो अपना सर नीचे की तरफ कर लेते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है बेटा योगेश, तूने जैसा किया था ऊपर वाले ने तुझे उसका फल दे दिया है। लेकिन वहीं पर जो विक्रम होता है वह योगेश को अपने गले से लगाता है और कहता है कि भाई जो हो गया उसे भूल जा, लेकिन अब तू चिंता मत कर, तुम्हारे बच्चे हैं ना, तो तू ऐसा कर, अपने बच्चों को लेकर मेरे घर पर शिफ्ट हो जा, क्योंकि मेरी पत्नी को बच्चे नहीं हो सकते। हमारी शादी को लगभग 7 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक हमें कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है। अगर तेरे बच्चे हमारे घर के अंदर रहेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, हमारा भी मन लग जाएगा और मेरी पत्नी की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इस बात को सुनकर योगेश विक्रम के सामने हाथ जोड़ लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। विक्रम योगेश को चुप कराता है और चुप कराने के बाद उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद पूरा परिवार दोबारा से एक हो जाता है और एक साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है। धीरे धीरे कुछ समय बीता है और कुछ समय बाद जो विक्रम के पिता होते हैं, जिनका नाम जगदीश जी होता है, उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वह बिस्तर पूरी तरह से पकड़ लेते हैं। जब जगदीश जी ने बिस्तर पकड़ लिया था तो उसके बाद वह अपने बेटे विक्रम को अपने पास बुलाते हैं और योगेश को भी अपने पास बुलाते हैं। दोनों को बुलाने के बाद वह उनसे कहते हैं कि बेटा, जिंदगी में चाहे जो भी हो जाए, लेकिन एक दूसरे का भरोसा कभी मत तोड़ना और किसी को भी साथ मत छोड़ना, क्योंकि मैंने जो गलती की थी उस गलती की सजा मुझे मिल चुकी है, लेकिन तुम कभी भी अपने भाई के बच्चों के साथ ऐसा मत करना और अच्छी तरह से इन्हें घर के अंदर रखना। इस बात को सुनकर विक्रम अपनी आंखों में आंसू ले आता है और कहता है कि बाबूजी, मैंने कभी भी आपकी गलती को गलती ही नहीं माना, क्योंकि आप मेरे माता पिता हैं और आपका हक बनता है कि आप जैसा चाहें वैसा मेरे साथ कर सकते हैं। और रही बात भाई के बच्चों की, तो भाई के बच्चों को मैं बिल्कुल भी दुख नहीं दूंगा और उन्हें अपने बच्चों से भी बढ़कर रखूंगा। विक्रम ऐसा कह देता है, पिता को तसल्ली हो जाती है और इसके बाद कुछ दिनों बाद पिता की भी मौत हो जाती है। अब फिलहाल के समय में विक्रम अपने भाई के बच्चों को पाल पोस रहा है और यहाँ पर जो उसका भाई योगेश होता है वह इसके घर के पूरे काम देखा करता है। कोई भी वैसा बाहर का काम हो उन सभी को योगेश देखा करता है। उसने दूसरी शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया है और ना ही वह दूसरी शादी करने वाला है। वह तो अपने बच्चों को पाकर बड़ा ही खुश है और यहाँ पर अपने भाई के साथ रहकर और भी ज्यादा खुश होता है। विक्रम उसका बड़ा भाई है और बड़े भाई की तरह उसको सम्मान दिया करता है। बड़े भाई भाभी की आज्ञा का पालन किया करता है और अच्छी तरह से उनके दिन व्यतीत हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।